नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जो आने वाली फिल्म है उसके बारे में। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट एक बॉलीवुड बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माता आर माधवन हैं। फिल्म में आर माधवन ने ही मुख्य भूमिका निभाई है जो कि एक वैज्ञानिक की है। यह फिल्म इसरो वैज्ञानिक नाम्बी नारायण के जीवन के ऊपर आधारित है। इसके अलावा फिल्म में शाहरुख खान जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 1 जुलाई को पर्दे पर रिलीज हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह फिल्म किस बेस पे बनाई गई है और आखिर कौन है नाम्बी नारायण। नाम्बी नारायण वो शख्स हैं जो एक समय में इसरो के हीरो कहे जाते थे, यानी कि आप मान सकते हैं सुपर हीरो कहे जाते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने एक थैनोस का रूप धारण कर लिया। मान सकते हैं कि विज्ञान की दुनिया में वो सुपरमैन की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी अचानक से बिन बुलाई आई कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो थैनोस की तरह हो गए। नाम्बी नारायण एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वह काम कर रहे थे। उनका जो डिपार्टमेंट था वो क्रायोजेनिक डिवीज़न के वो प्रभारी थे। 1994 में उन्हें झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई ने पूरे केस की जांच की और बहुत लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1998 में दोषी नहीं माना था। इस पूरी जर्नी को फिल्म में आर माधवन ने दिखाया है और पूरी डिटेल आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताई है कि आखिर उनको इस फिल्म को बनाने का मोटिवेशन कैसे मिला। किसी ने मुझसे आके कहा कि यार एक कहानी है जहाँ पे इसरो के एक अच्छे दिखने वाले स्पेस साइंटिस्ट की अफेयर हो गई एक मालदीवियन औरत के साथ। तो उस अफेयर के दौरान उन्होंने वो रॉकेटरी के सारे सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को भेज दिए। फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में मारा पीटा गया, उनको जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया। उसके बावजूद वो बाहर निकले, वो सीबीआई ने उनको बाहर निकाला और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए और आज वो बाहर है। तो मैंने कहा बढ़िया यार, मैंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म की है तो अभी एक जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म कर लेते हैं। इसरो की खूबसूरत साइंटिस्ट, खूबसूरत मालदीवियन औरत, तो हम बना लेते हैं पिक्चर। और इसी मैं कहता हूँ, पहले भी कहूँ, इसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया ट्रिवेंड्रम डॉक्टर नाम्बी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं इस इंसान को देखते ही समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस इंसान को आज वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पर आप उनसे मिलोगे तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान की तेवर और तेजस तो कुछ अलग ही है। ये मेरे से मिल रहे थे, इनकी आंखों में एक गुरूर था, एक गुस्सा था। और उन्होंने कहा कि माधवन, मैं आपसे आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ, अच्छा एक्टर हो। और फिर जब उन्होंने वो केस के बारे में बात करना शुरू किया तो बेचारे वो गुस्से में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान, 75 आदमी, उसके दिल में इतना दर्द क्यों है। और वो कह रहे थे कि ये ऐसा केस कैसे डाल सकते हैं यार, मुझे देशद्रोही कैसे बुला सकते हैं, मुझे एस्पिनाज में क्यों डाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनसे कि नबी सर, पर आपको तो मतलब निर्दोष साबित किया गया। कहता साबित किया गया तो हुआ क्या? अब जाओ गूगल में और मेरा नाम डालो तो स्पाई केस आता है मेरे नाम के साथ। मेरी पूरी फैमिली के लोग कहते हैं कि स्पाई केस वाले इंसान हैं। और इस गुस्से में और इनकी कहानी में मैं बिल्कुल बह गया और मैं भी इनके साथ इस केस के बारे में बात करना शुरू किया। वो तो पता चला कि यार ये बहुत ही वाहियात केस था। 7 महीने लगे मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब 7 महीने बाद ये स्क्रिप्ट लिखकर मैं उनसे फिर वापस मिलने गया तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, सही लिखा तो नहीं, पर ये जगह गलत है मैडी। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी थ्योरम समझने के लिए मैं तो प्रिंसटन चला गया था। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? कहता यार मैं तो पहला आईवी लीग स्टूडेंट साइंटिस्ट हूँ इंडिया से जो प्रिंसटन गया हूँ और वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के अंदर मैंने थीसिस की। मैंने प्रोफेसर क्रॉको नाम सुना तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार आप प्रोफेसर लुइजी क्रॉको की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? क्योंकि वो तो माई बाप है, वो तो मतलब मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं। मैंने कहा जानता हूँ, मैंने तो उनके अंदर 10 महीने में अपना थीसिस किया है। मैंने कहा नबी सर आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे?
मैं आपकी लाइफ की पिक्चर बना रहा हूँ, 7 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और आप ये बड़ा कैजुअली कह रहे हो। और फिर उन्होंने बात की अपने अचीवमेंट के बारे में, प्रिंसटन से लेके फ्रांस, स्कॉटलैंड, और कैसे उन्होंने मतलब 52 साइंटिस्ट को फ्रांस लेके गए, 3 साल रहे यही सीखने के लिए कि रॉकेट इंजन कैसे बनाया जाता है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वहाँ से इन्होंने इंजन कैसे स्मगल करके इंडिया ले आया, जो इंजन इंडिया को देने वाले थे और अमेरिका ने रोक रहा था। ये सारी कहानी निकल रही। और मैं कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो 7 महीने की लिखी हुई स्क्रिप्ट है बिल्कुल बुद्धू लग रही है उनके सामने। मैंने कहा, सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये कब बताने वाले थे, किसी को पता क्यों नहीं है? कहता इसमें कहने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने अपना काम किया। और उस वक्त मैं समझा कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं। एक वो जो भारत माता की जय कहते हुए ना पूरे अपने जान को हथेली में लिए दुश्मनों से लड़ लेते हैं और उनके जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो कुर्बानी वो सराखों पर, क्योंकि वो हैं हमारे असली देशभक्त। इसके अलावा एक और भी किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि भाई हर रोज़ अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं, और ये जानते हुए कि कभी उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ना इनके बारे में गुण गाया जाएगा या इनके कोई चैप्टर लिखी जाएगी, और ना ही इनसे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नबीनाथ, और मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी केस पे पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि ये केस के बारे में जो थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं वो इस केस के बारे में जानते हैं, पर ये केस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात है। पर आपके इस अचीवमेंट के बारे में जानना, इस देश के लिए आपने जो किया उसके बारे में न जानना, आपके सैक्रिफाइस के बारे में न जानना, मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी है। तो मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बनाने वाला हूँ। और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बताऊँगा और मैं आपके बारे में कोई बुराई नहीं दिखाऊँगा पिक्चर में, तो मैं उस टाइप का कहानी बता नहीं सकता, मैं उस टाइप का फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आपके अंदर हैवानीगिरी कौन सी है, आपके अंदर वो हरामीगिरी कौन सी है, आपकी जो अवगुण है वो क्या है, बताइए। तब जाके मैं यकीन करूँगा कि आप में एक इंसानियत भी है। और उन्होंने जो अपने बारे में जो अवगुण बताया है, जो उनके बैड क्वालिटीज़ के बारे में मैंने जिक्र किया है, जिसके बारे में मैंने बताया, जो मैंने फिल्म में रखा है, वो सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया बौखला जाए। एक राक्षस थे वो, और जो उन्होंने किया वो शायद मेरे मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह क्या थी, क्या वो हमारे देश के हित में थी, क्या वो गलत थी, ये सब आप देखेंगे, पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मैंने उनके अवगुण के साथ ये पिक्चर शुरू किया है ताकि उनकी जो असली अचीवमेंट है उसके बारे में दुनिया को यकीन करने में कोई तकलीफ ना हो। फिल्म के बारे में आर माधवन ने दिल्ली के अशोका होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और फिल्म के बारे में बहुत सी बातें बताई जिससे अब तक जनता अनजान थी। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जल्द ही सिनेमाघर में रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में आर माधवन फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान माधवन ने इस बात की जानकारी दी थी कि शाहरुख खान उनकी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे और शाहरुख खान ने माधवन से कहा था कि वह बैकग्राउंड में कोई भी रोल करने के लिए तैयार हैं, बस वह फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके अलावा सूर्या ने भी फिल्म में भी काम किया है और इन दोनों ने ही फिल्म के लिए 1 रुपए भी फीस नहीं ली है, जिसका खुलासा आर माधवन ने अपनी पीसी में किया है। इसके अलावा आर माधवन ने पीसी में बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपने आप के साथ कितने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने अपने दांतों के बारे में बताया कि उन्होंने सच में अपने दांतों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसे तोड़ा, यहाँ तक कि अपने वजन में भी कई सारे परिवर्तन किए हैं। उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, 14 दिन में अपना वजन घटाया भी है। इसके अलावा इस फिल्म में उनकी पूरी जर्नी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आइए आपको सुनाते हैं आर माधवन ने क्या कुछ कहा। ये पिक्चर बनाते वक्त हमने 2-3 चीज़ तय की जो शायद दुनिया में किसी फिल्म में पहले किसी ने न किया। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट्स के बारे में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट के लॉन्च देखे होंगे, पर आप लोगों ने किसी ने भी एक रॉकेट इंजन नहीं देखा है। मैं आपको बता दूँ कि रॉकेट इंजन ना, खास करके लेडीज़ को बता दूँ, देखने में एक डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है। इतना कमाल का है देखने में, मतलब आप देखते रह जाओगे, आंख सेकते रह जाओगे, क्योंकि वो एक हीरे के पेंडेंट की तरह लगता है। इतना साफ सुथरा, इतना पॉलिश, उसको बगैर एक डस्ट के तभी वो एफिशिएंट हो सकता है।
और वो जब ऑन होता है, जब वो इंजन चालू होता है, तो वो जो आवाज़ करते हैं ना, वो इंसान का सुना हुआ सबसे लाउडेस्ट नॉइज़ है। इसको हमने फिल्म में दिखाया, इसीलिए हम इसको OTT में रिलीज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसका मज़ा ही चला जाता है। दूसरी बात, पहली बार ये है कि हमने एक फिल्म को तीन लैंग्वेज में शूट किया है। यानी कि एक शॉट हमने इंग्लिश में लिया, शाहरुख खान साहब जो इंग्लिश फिल्म में है, फिर एक शॉट हमने हिंदी में ली उनके साथ ही, और एक शॉट हमने तमिल में लिया। तो हमारे जितने भी एक्टर हैं, खास करके मुरली जैसे जितने भी मेरे रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो सब तीनों भाषा बोलते थे। इस फिल्म में कोई डबिंग नहीं है। हमने इसको 8 कंट्री में शूट किया है और 50 साल का दौरान दिखाया, टाइम ड्यूरेशन दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक की हमने ग्रोथ दिखाया है एक एक्टर की, यानी कि हमारे और बाकी साइंटिस्ट के, जो कि पहली बार मेरे को लगता है कि किसी फिल्म में दिखाया जाएगा बगैर प्रोस्थेटिक्स। यानी कि जो भी दाढ़ी, मूंछ, वजन, दांत, मैंने अपना जबड़ा तोड़वा के मेरे दांत को मैंने ट्विस्ट कर लिया, जिसका मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। और इस दौरान मैंने क्या सीखा, ये सब हमने किया है विदाउट प्रोस्थेटिक्स। तो बगैर हमने मतलब चिपकाए हुई दाढ़ी या चिपकाया हुआ मूंछ या पैडिंग लगाए। जो भी आप वजन गेन देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ रियल है। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अगर किसी को लगता है कि ये असली मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वेट नहीं है, तो उस पर जो शक आता है ना, वो शक तो पूरी कहानी पे आ जाएगी। फिर तो पूरे फिल्म में जो हमने दिखाया उस पर शक करने लगेंगे, और मैं वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस फिल्म में दिखाया है वो एब्सोल्युटली सही है। और मेरे को पता चल गया कि डॉक्टर नंबी नारायणन के साथ ये क्यों हुआ। इस फिल्म के दौरान मैंने 2.5 साल की रिसर्च की, ये पता करने के लिए कि भाई ये जो दांत है इसको कैसे बदल जा सकता है, क्या एक उम्र के बाद दांत हम शेप बदल सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि दांतों को यूज़ करके हम अपना वजन, हम अपना जो उम्र है वो कम दिखा सकते हैं और ज़्यादा बूढ़ा भी दिखा सकते हैं। और ये सब पे लागू होता है। ये हो सकता है कि आपके दांतों की वजह से आपके चेहरे पर जो आपकी उम्र दिख रही है वो कहीं आपकी उम्र से ज़्यादा दिखाई जा रही है, और उसको ठीक करने से कैसे आप यंग दिख सकते हो, कैसे आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपके, क्योंकि ये सारे सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी हम आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के दौरान। पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने दांतों के साथ क्या किया। जो आप अभी फ़ोटो देखने वाले हो या वीडियो देखने वाले हो, ये मेरे असली दांत है जो मैंने जबड़ा तुड़वा कर नंबी नारायण की तरह देखने के लिए मैंने करवाया इस पिक्चर में। Can we have that video, brother? Without the audio? Lights off. Play. ये असली दांत है मेरे। थैंक यू। मुझे 14 घंटा जो है ना चेयर पे बैठना पड़ा ताकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। मेरी बीवी कह रही थी कि यार इसके बाद तो तू गंजा हो जाएगा, तुम्हारा बाल बचेगा नहीं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया ये बताने के लिए हमारे बालों को मैं कैसे बचा सकता हूँ, कि बालों में अगर हम तेल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए ताकि आपके बाल बरकरार रहे। और मैं कहता हूँ कि बाल बच गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है अब आप देखोगे, ऐसे मैं 14 घंटा बैठा था लगातार 4 दिन तक ये लुक हासिल करने के लिए। लेकिन आई द वीडियो ऑफ द excited that now Nami sir is back to his original look. He looks 15 years younger. I have no idea how I am going to look. I'm all never been so closed up in my life, but fingers crossed and all. That's it. Can you show the next? I'm halfway there. This is ये मैं ऐसा करता था. What's happening now? Next. Blue Santa Claus. ये क्या हो गया? Next. ये मेरा जो स्कैल्प था ना, इतना दिन बैठने के बाद मेरा जो बाल तो सफ़ेद हो गए, वो स्कैल्प भी एकदम सिल्वर हो गया। देखिए वो कैन यू सी ऐसा था। नेक्स्ट बंद कर देना मैं बताता हूँ, ताकि एक एक्टर के लिए अगर बाल ना हो तो उसकी बैंड ही बच जाएगी। सो हाउ डिड आई गेट इट बैक, उसके बारे में भी बात करूँगा। और आखिर में वजन, हमें
बूढ़ा दिखाने के लिए वजन बढ़ाना था और नौजवान दिखाने के लिए घटाना था। इसके लिए मेरे पास ना 8-10 महीने नहीं थे कि मेरे फिल्म में इतना बजट हो कि भाई हम सबको भेज दें कि भाई आराम से आप वजन कम करके आओ, क्योंकि अगर इसमें से एक वजन भी चूक जाए तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर आपको दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिस तरीके से मैं दिख रहा था जब मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, जब मेरा वजन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आई हैड द फर्स्ट लुक ऑन द रेड शर्ट, लाइट्स ऑफ। हंस लीजिए, हंस लीजिए। वो मेरा असली पेट है। और अगर आप देखोगे चेहरे पे मेरा जो हेयर का कलर है उस पर गौर करें, मेरा जो बालों का कलर है, क्योंकि मैं आपको पहले यकीन दिलाऊंगा कि ये असली मेरा पेट है। तो कैन वी गो टू दैट वीडियो? उस वीडियो में जब मैं हंसूंगा तो मेरे पेट को देखिए कैसा हिलता है। वो असली पेट ही हिल सकता है। वैसे हंस लिए, चलो अच्छी बात है। पहले फोटोग्राफ पे चले जाइए, द रेड टी शर्ट वाला। अब मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा। इसके बाद 14 दिन बाद, इस शॉट को लेने के बाद, इस पिक्चर को लेने के बाद 14 दिन बाद जो मेरा हाल था वो ये है। वही बात तो ये सब चीज़ करने के लिए जो हमने रिसर्च किया था, मैंने तय किया कि मैं समझ गया कि वजन घटाने में जो है वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि आप वजन बढ़ाते कैसे हो। तो ये सारी चीज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि अब लोगों को लगता है कि सिर्फ ये बाहर की फिल्मों में लोग करते हैं, हॉलीवुड फिल्म में ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में, जो कि हॉलीवुड से भी बेटर है। मतलब मैं अपनी फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ, हम इंडिया की क्षमता की बात कर रहे हैं। जब भी हम फिल्म बनाते हैं और बहुत पैसा डालते हैं तो या तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं या मुगल के साथ जो वॉर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पर एक और डिपार्टमेंट है यार जहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मतलब शहर पा चुका है, जहाँ पे लोग सराखों पे रखते हैं, और वो है हमारी साइंस, हमारी इंजीनियरिंग, IT और स्पेस रिसर्च। हम इतने इसमें काबिल हैं कि दुनिया के मतलब मान लीजिए फॉर्चून 500 कंपनी के जो टॉप 20 कंपनीज हैं उसमें से 14 के सीईओ तो इंडियन है। कोई ना कोई वजह तो होगी, ये ऐसा क्यों है? अगर हमारे यहाँ के जो नेट मेटावर्स और वेब 3.0 जो डेवलप हो रहा है उसके जो बिलियनर्स हैं, जो 15.2 बिलियन के मालिक हैं, जो हमारे देश में रहने वाले नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है, वो हमारे देश में रहते हैं। इनसे मिलने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं कि भाई अपने मेटावर्स में हमको जगह दे दो। रॉकेट साइंस में हमारी इतनी काबिलियत है। डॉक्टर नंबी नारायण तो एक हैं, ऐसे हज़ारों साइंटिस्ट हैं, ऐसे हज़ारों इंजीनियर हैं जो हमारे देश में, जिनके बारे में कहानियाँ बननी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इंडिया में रहकर भी आप सक्सेस पा सकते हो, पर हम नहीं बना पाते। और उसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया है। और मैं इसे डायरेक्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं कहानी इसलिए लिखा क्योंकि मैं इनकी कहानी समझ रहा था। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग जानता हूँ, तो मैं नंबी नारायण से रॉकेट इंजीनियरिंग सीखी। क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में बायोपिक बनाता हूँ, मान लीजिए वो फाइटर है, सिंगर है, डांसर है, उसको स्क्रीन में दिखाना कि ये अच्छे फाइटर एक्टर हैं, ये बहुत आसान हो जाता है कि भाई अच्छा क्रिकेट खेले था, अच्छा स्ट्रोक है, हाँ भाई आप समझ सकते हो। पर रॉकेट साइंटिस्ट अच्छा है ये कैसे दिखाऊँ, और उसमें भी एक जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट आपको कैसे दिखाऊँ? तो मुझे समझना पड़ा, और मुझे रॉकेट साइंस के बारे में, इंजन के बारे में समझना पड़ा। फिर उसको अनुवाद करके ऐसे सीन्स लिखने पड़े ताकि आम आदमी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर उसको समझ भी ना आए ना, और अच्छा है यार, नहीं समझ में आना चाहिए रॉकेट साइंस में, पर उसको समझ में आ जाएगा कि अचीवमेंट क्या है। पर सबसे ज़रूरी बात है कि अगर उसको समझ में आए, अगर दुनिया भर में लोग देखें और उसकी टेक्निकलिटी को देखें, तो ये देख के न हंसे कि हम बेवकूफ़ की तरह बता रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकलिटी वो रॉकेट इंजन की बिल्कुल सही है। तो चाहे वो नासा वाला देखें, चाहे वो पीसा वाला देखें, आपको समझ में आ जाए कि जो टेक्नोलॉजी, जो खासियत नंबी नारायण साहब की है वो क्या है और उन्होंने क्या हासिल किया। इसी वजह से ये फिल्म बनी है। तो और मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे सर पे ऑलरेडी ये राइटिंग और एक्टिंग इसलिए मैंने की क्योंकि हर एक एक्टर चाहता है कि भाई एक टाइम में एक लाइफ ऐसी फिल्म बनाए जहाँ पे वो एक कम उम्र से लेके बुजुर्ग तक की रोल निभा पाए। तो कमल साहब ने नायकन किया था, अमिताभ साहब ने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो मैंने कहा मैं भी ये कर लूँ अपना हुनर दिखाने के लिए। वही एक तुच्छ इरादे के साथ मैंने एक्टिंग की थी। पर जब मैं प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने कहा ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, रॉकेट साइंटिस्ट पर है। तो उन्होंने कहा कि हीरोइन कौन है? मैंने कहा हमारी फिल्म में हीरोइन नहीं है। उन्होंने कहा
एक्शन सीक्वेंस और सॉन्ग्स कितने हैं? मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर भी नहीं है। तो मैंने खुद के पैसे डाल दिए पिक्चर में, ताकि मुझे, क्योंकि और मैं ही खुद नहीं पर मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो को प्रोड्यूसर हैं मूलन्स और 27 इन्वेस्टमेंट, ये इसलिए इस फिल्म में पैसे डाले क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा नम्बे नारायण साहब की कहानी बताना था। तो ये बड़े तेवर के साथ आए और आज तक इन्होंने अपना पैसे के बारे में नहीं घबराया। अगर मुझे भी अपना फिल्म प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना होता यार, तो मैं रहना है तेरे दिल में या 3 इडियट्स या विक्रम वेदा की तरफ फिल्म पैसा डालता, जहाँ पे मुझे पता है कि पैसा वापस आ जाएगा भाई। पर ये तो बेवकूफ़ी थी और ये एकदम एक जुनून था। तो आज इस जुनून को लेकर मैं शुरू किया और आज मैं उस वक्त जब हमने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि खान साहब, शाहरुख खान साहब इस फिल्म में होंगे या सूर्या होगा या इसके कांस में वर्ल्ड प्रीमियर होगी या फिर हम टाइम स्क्वायर पे इसको दिखाया जाएगा। पर ये अपना खुद ही बनकर बड़ा हो गया। अब आज 6 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। हम आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज़ पूछिएगा और बड़े नेक दिल से, और हो सकते तो पूरी सच्चाई के साथ जवाब दूंगा। हाँ जी, मैंने शाहरुख साहब के साथ, मैंने खान साहब के साथ ज़ीरो किया था। उस वक्त मैंने इस फिल्म की जिक्र की थी उनसे और उनको लगा कि वो कह रहे कि हमेशा तो कुछ अलग करता है, वेरी गुड। फिर जब उनके बर्थडे के लिए मैं गया था उनके घर पे पार्टी बनाने के लिए, उस वक्त उनको याद था स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि मैडी यार तुम्हारा कमाल का स्क्रिप्ट है, मैडी मैं तुम्हारी फिल्म में ना एक रोल करना चाहता हूँ, मुझे बैकग्राउंड में पासिंग करा दो। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे इंसान है, आपको याद है। मैंने उनको हक दिया। कहते नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ। मैंने फिर हक किया उनको कि भाई थैंक यू वेरी मच सर। तो कह रही पागल है, इसको मजाक लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। और उनके बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो सरिता और हम चले गए। 2 दिन बाद सरिता, जो खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो कह रही थी कि यार कम से कम उनको मैसेज करके थैंक यू तो बोलो कि उन्होंने आपका स्क्रिप्ट याद रखा। मैंने मैसेज उनको नहीं किया, उनके मैनेजर को क्या कि कह दीजिए साहब को कि आई एम वेरी टच्ड कि उनको मेरी स्क्रिप्ट याद थी। फ़ौरन उनका फ़ोन आ गया कि यार मैडी खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। तो मैंने कहा यार ये ऐसा मत करो यार, झूठे मतलब मैं यकीन करने लगूँ कि ये सच है, फिर खामखा मतलब ख्याल पुलाव के चक्कर में मेरी बैंड बज जाएगी। पर वो एकदम सीरियस थे। उन्होंने कहा कि मेरे को करना, मैंने कहा ये बैकग्राउंड वाली पासी कोई रोल है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल है अगर वो करना चाहें। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए, और मैं आपको बता दूँ कि सब चाहे वो सूर्या हो या खान साहब हो, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने ना कैरावैन का पैसा लिया, ना कॉस्ट्यूम का पैसा लिया, ना उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के पैसे लिए, ना एक्टिंग के पैसे लिए। सूर्या अपने पूरी टीम के साथ फ्लाई करके बॉम्बे आए शूट करने के लिए, ना फ्लाइट के टिकट के पैसे लिए, ना उनके डायलॉग राइटर जो उन्होंने अनुवाद किया डायलॉग्स को तमिल में उसके पैसे लिए। सब कुछ मुझे नहीं पता था कि वो मेरे प्यार में कर रहे थे या नम्बे नारायण साहब की जो इज्जत थी उसकी वजह से कर रहे थे। लेकिन अगर आज मुझसे आप पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में क्या अच्छे लोग हैं, मैं आपको यकीनन कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे साथ जो इस इंडस्ट्री में हुआ है, जो लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे एक कहने पे अमित जी ट्वीट कर देते हैं या प्रियंका चोपड़ा ट्वीट कर देती हैं, ये उनका प्यार और जो मेरे 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 तरफ जो उन्होंने इज्जत और प्यार दिखाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट एंड आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू एक्नॉलेज दैट काइंडनेस। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।